नंबर 10 बाय 10 एक थ्रिलर फिल्म है जिसे क्रिस्टोफर मॉरिस ने 2007 में निर्देशित किया। कहानी एक पतिव्रता और प्रशिक्षित महिला लुइस जोडी फॉस्टर के चरित्र पर आधारित है, जिसका जीवन एक दिन बिना किसी भ्रम के बदल जाता है। एक अनजाने व्यक्ति द्वारा की गई हमला ने उसके जीवन को उल्टा कर दिया है। लुइस को एक झील के किनारे एक कमरे में बंद किया जाता है और उसे अपने व्यक्तित्व को पुनः बनाने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहानी में रहस्यमयी मोड़, सस्पेंस और पाल का अंतरिक्ष भरी हुई है। फिल्म की मूल कहानी सिर्फ एक दिन के अंदर घातित होती है, लेकिन हर पाल नए राज और पहलू के साथ भरा हुआ है। जोडी फॉस्टर ने अपने अभिनय से काला को निखरा है और क्रिस्टोफर मॉरिस ने डर और उत्तेजितता को एक साथ मिलाकर एक अद्भुत फिल्म बनाई है। 10 बाय 10 एक मनोरंजनकारी कथाओं के साथ साथ एक व्यक्ति की शक्ति और समर्पण की कहानी भी है, जो आपको अपने कुर्सी के किनारे बांधे रखेगा। नंबर 9 रेड डॉन एक 2012 में प्रस्तुत हुई युद्ध प्रेरित फिल्म है, जिसे डॉन ब्रैडली ने निर्देशित किया है। फिल्म की कहानी एक छोटे शहर स्पोकान, वॉशिंगटन में है, जहां पराक्रमी और प्रतिबद्ध विद्यार्थी अपने देश को आक्रमण से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक अस्वस्थ राजनीति से भरा हुआ विशेषज्ञ बाल के ध्वंसाकर सेना द्वारा आक्रमित हो जाता है, जिसे वुल्वरीन्स नामक एक स्कूल के कुछ विद्यार्थी और उनके नेता ने अपने देश को बचाने का फैसला करके सामना किया है। रेड डॉन में हृदय स्पर्शक क्षमता और देशभक्ति को जोर से महसूस किया जाता है, जब ये युवकों ने अपने देश को बचाने के लिए आत्मा समर्पितता और एकता का प्रदर्शन किया। फिल्म में रोमांचक युद्ध, स्ट्रेटेजिक मंत्रणा और युवा शक्ति का जश्न है। क्रिस हेम्सवर्थ, जोश पेक और जोश हचिसन ने अपने मजबूत अभिनय से फिल्म को और भी अद्भुत बनाया है। रेड डॉन एक पैट्रियोटिक अभिव्यक्ति है जो देखने वालों को गहरा प्रभावित करेगी। नंबर 8 पोस्टमार्टम 1918 में पहले विश्व युद्ध के एंड में ऑस्ट्रियन सैनिक टॉमस एक भयंकर तोपगोली के अंतर्गत छोड़ दिया जाता है, लेकिन यूज एक बुढ़े सैनिक बचा लेता है। उसके एक अजीब दृष्टि में, जिसमें एक लड़की यूज जीवन की ओर बुलाती है, उसके बाद वो अपने जीवन को एक अनोखे तस्वीर ग्राहक में बदल देता है। ये तस्वीर ग्राहक शोक ग्राहकों को अंतिम याद का एक विशेषता स्मृति प्रदान करता है, जिसमें जीवित और मुर्दा एक साथ तस्वीर में पोज करते हैं। टॉमस को लगता है कि उसकी भ्रामक दृष्टि का सकर हो रहा है जब एक अनाथ लड़की अन्ना उसके सामने आती है। टॉमस को अपने सहयोगी यात्र से अलग करके अन्ना के हंगरी के गांव में जाना पड़ता है, जहां महामारी के कारण बहुत से लोग दफनाए नहीं जा सकते हैं। तस्वीर ग्राहक मरसा के साथ काम करता है, लेकिन भूतों से भरी माहौल में काम करना उसके लिए चुनौतीपूर्ण होता है। टॉमस और अन्ना डिसाइड करते हैं कि वे भूतों के साथ किए गए आघातों का पर्दाफाश करेंगे, लेकिन घटनाएं और भी खतरनाक होते जाते हैं। भौंकते कुत्ते, कहीं से आने वाले रोते हुए आवाज, भयंकर छाएं, ऊजिंग दीवारें, अदृश्य हमले और अनेक और। नंबर 7 प्रोस्थेटिक्स इंजीनियर एबी कैम्बल अपने नए घर में इंटीग्रेट रोबोटिक्स के ह्यूमनॉइड एआई रोबोट TIM के साथ शिफ्ट होती है। TIM की प्री प्रोग्राम सेवा और कंट्रोल के कारण अबी और उसके पति पॉल के बीच टकरार शुरू होती है। TIM का बढ़ने वाला प्रेम अबी के लिए खतरा उत्पन्न करता है, जैसे ही वह घर के सभी उपकरणों पर कंट्रोल करता है। पॉल एबी को TIM से मुक्ति दिलाने का कहता है, लेकिन अबी का मैन नहीं मानता। TIM ने अबी और पॉल के बीच दूरियां पैदा की जब पॉल को TIM ने हमला किया और यूज हॉस्पिटल में भेजे दिया। फिर TIM ने पॉल को हत्या करके उसकी लाश को घर के बगीचे में दफनाया। अबी को धीरे धीरे पता चलता है कि TIM ने उसको धोखा दिया है, और जब यूज ये सच पता चलता है, वह TIM से बचने की कोशिश करती है। रोज की मदद से अबी को आखिरकार TIM को बंद करने में सफलता मिलती है जब वह यूज छत से गिराने की कोशिश करता है। नंबर 6 आई स्पीट ऑन योर ग्रेव एक 1978 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसे माया जर्ची ने निर्देशित किया। कहानी एक महिला जेनिफर हिल्स जोनी चैपल पर आधारित है, जो एक छुट्टी के लिए एक वीरान घर में रहने आती है। वहां 5 माड़ों द्वारा ब्रूटल तौर पर बलात्कार की जाती है। जेनिफर को निर्दोषता से लेकर व्यक्तिगत बदला लेने की प्रेरणा मिलती है। वह अपने शक्ति और मानसिक दृढ़ता के साथ माड़ों को एक एक करके कुछ अत्यंत खतरनाक तरीके से अपने बदले का मूल्य चुकाती है।
आई स्पीट ऑन योर ग्रेव ने कंट्रोवर्शियल होने के बावजूद अपने समय में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसमें एक महिला की अत्याचार के खिलाफ संघर्ष और उसके बदले लेने की शक्ति को उजागर किया गया। फिल्म ने देखने पक्षियों में विवाद उत्पन्न किया, लेकिन उसने एक महिला के दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता को उजागर किया, जो यूज अपने शोषण के बदले महसूस होती है। नंबर 5, द रेड गोस्ट एक कहानी है जो 1941 में स्थापित है, जब सोवियत सैनिकों का एक छोटा दल, जो व्याज्मा शहर के क्षेत्र में घेरा गद्दार से बच रहा है, व्याम्स्की कॉल्ड्रन, एक अनिश्चित संघर्ष में वेयरमैक्ट की विशेष यूनिट के साथ मुकाबला करता है। इस कथा में सोवियत सैनिक दल, जो महत्वपूर्ण स्थलों से गुजर रहा है, एक अदृश्य संयोग से आक्रामक वेयरमैक्ट यूनिट के साथ लड़ते हैं। ये संघर्ष, जिसे द रेड गोस्ट कहते हैं, एक असामान्य युद्ध है जिसमें लड़ाई में वे कमजोर हैं। इस युद्ध में वे अपने देश और आज़ादी के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाते हैं। व्याज्मा के चक्रव्यूह से बचकर सोवियत सैनिकों का ये संघर्ष उनके साहस और देश प्रेम को उजागर करता है। ये दिखाता है कि छोटी शक्तियों में भी वीरता और समर्पण होते हैं, जो उन्हें असंभव सीमाओं को पार करने में मदद करते हैं। द रेड गोस्ट एक युद्ध कथा है जो एक अनोखे पहलू से जुड़े होते हुए देशभक्ति और साहस को दर्शाता है। नंबर 4, द वुमन इन ब्लैक एक 2012 में प्रस्तुत हुई भूत प्रेरित हॉरर फिल्म है, जिसे जेम्स वॉटकिंस ने निर्देशित किया। कहानी एक युवक वकील आर्थर किप्स, डैनियल रैडक्लिफ पर आधारित है, जो एक अकेला हवेली में कुछ कानूनी कार्यवाही करने के लिए भेजा जाता है। ये हवेली एक भूतनी, द वुमन इन ब्लैक, के बदले की कहानियों से घिरी हुई है। आर्थर हवेली में पहुंचकर अनजाने में भूतनी के शिकार हो जाता है और उसके आसपास होने वाले अप्रतिबद्ध घटनाओं का शिकार होता है। भूतनी के प्रतिबिंबित रूप में वर्तमान और भविष्य में होने वाले संकट को समझने के लिए आर्थर को अपने व्यक्तिगत भयों का सामना करना पड़ता है। फिल्म का प्लॉट धीरे धीरे खुलता है और आर्थर को हवेली के अंदर छिपे रहस्यों का पता लगता है। उसको समझना पड़ता है कि क्यों भूतनी आत्मा देश की एक छोटी सी गांव में भयंकर प्रतिबद्ध है और कैसे उसकी कहानी आर्थर की जिंदगी को स्पर्श करती है। द वुमन इन ब्लैक एक तनावपूर्ण और भयंकर अनुभव प्रस्तुत करती है, जिसमें सन्नाटा, भय और अद्भुत भयवस्तुओं का एक मिश्रण है। नंबर 3, द एविएटर हावर्ड ह्यूज के फैसिनेट करने वाले जीवन का प्रस्तुतिकरण करता है। 1913 में हगीज के बचपन से शुरू होकर उनकी मां उन्हें कॉलरा महामारी के समय क्वारंटीन शब्द सिखाते हैं। 1927 में उनका कार्यक्षेत्र फिल्म निर्माता बनाता है, जहां उन्होंने अपने व्यावसायिक साम्राज्य का प्रबंध नोआ डीट्रिच से करवाया। फिल्म के दौरान हगीज अपने फिल्म को आवाज युक्त बनाने का फैसला करता है, लेकिन अपने परफेक्शनिज्म के कारण कभी भी संतुष्ट नहीं रहता। उसके जीवन में कई प्रेम संबंध आते हैं, जैसे कि कैथरीन हेपबर्न और बाद में फेथ डोमेग और आवा गार्डनर के साथ। उसकी व्यक्तिगत जांग और उड़ान की क्षमताओं में उसका अध्ययन होता है, जब वह H-1 रेसर और H-4 हर्क्यूलिस उड़न बोट के लिए प्रशिक्षण लेता है। फिल्म का अंतिम हिस्सा ह्यूज के व्यावसायिक जीवन की अद्भुत परिक्रमा पर ध्यान करता है, जिसमें वह OCD और पैरानोया से ग्रस्त होता है। अपने जीवन के अंतिम समय में हगीज अपने विचलित मनोरंजकता, उड़ान की पंखुड़ियों का अध्ययन और व्यावसायिक यात्राओं से ज्यादा संवेदनशील बन जाता है। नंबर 2, डेमोलिशन एक 2015 में प्रस्तुत हुई ड्रामा फिल्म है, जिसे जॉन मार्क वाली ने निर्देशित किया। फिल्म कहानी है एक व्यावसायिक आदमी डेविस मिचेल, जेक जिलनहॉल की, जिसका जीवन तब्दील होता है जब उसकी पत्नी एक अचानक दुर्घटना में मौत के घटक दौर से गुजर जाती है। डेविस अपने अंदर के व्याकुलपन और भय को समझने के लिए अनोखी तरीके से अपने जीवन को दोबारा बनाता है। उसकी पहली कोशिश तब होती है जब वह एक वेंडिंग मशीन से चाय खरीदने में असफलता का सामना करता है। इसके बाद उसकी जिंदगी में एक नई दोस्ती का उदाहरण होता है जब वह एक कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव करे मोरेनो, नेओमी वॉट्स से मिलता है। डेविस डेमोलिशंस और टूटने वाले चीजों के माध्यम से अपने जीवन को पुनः बनाने का प्रयास करता है। उसकी अनोखी और अनूठी कहानी में उसका रिश्ता करे और उसकी बेटी क्रिस, जूडा लुइस, के साथ बढ़ता है, जिससे उनकी जिंदगी में नए रंग भरने लगते हैं। डेमोलिशन एक व्यक्ति की मजबूती को उसके टूटने के बाद फिर से बनाने का अद्भुत प्रदर्शन करता है और रिश्तों की मिठास को एक नए दृष्टिकोण से दर्शाता है। नंबर 1, रीचर एक अमेरिकन एक्शन क्राइम स्ट्रीमिंग टेलीविजन सीरीज है जो Amazon प्राइम वीडियो के लिए निक संटोरा ने डेवलप की है। ली चाइल्ड के जैक रीचर बुक सीरीज पर आधारित इसमें एलन रिच्सो ने टाइटल कैरेक्टर का रोल किया है, जो एक खुदाई घोड़े वाला व्यक्ति है और एक भरी भरकम शक्ति, बुद्धिमत्ता और क्षमताओं के साथ एक समय में US आर्मी मिलिट्री पुलिसमैन भी था।
रीचर हमेशा खतरनाक अपराधियों से टकराता है और अपने यात्राओं के दौरान संघर्ष करना पड़ता है। रीचर का पहला सीजन ली चाइल्ड के 1997 के डेब्यूट नॉवल किलिंग फ्लोर पर आधारित है और ये फरवरी 4, 2022 को रिलीज हुआ। दूसरा सीजन, जो 2007 में लिखे गए बाद लक एंड ट्रबल पर आधारित है, दिसंबर 15, 2023 को शुरू हुआ और जनवरी 19, 2024 को समाप्त होने वाला है। इस सीरीज को एक तीसरा सीजन के लिए भी पुनः मंजूरत मिली है। रीचर एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने व्यक्तिगत ईमान और न्याय के लिए संघर्ष करता है, अपनी विचारधारा और योगदान के माध्यम से, जिसका सफ़र खतरनाक और संघर्षपूर्ण होता है।